सभी को नमस्कार। अब तक हम बहुलकों में बहुलकों के विभिन्न प्रकार पढ़ चुके थे। सहबहुलक क्या होता है या समबहुलक क्या होते हैं, ठीक है। होमोपॉलीमर कोपॉलीमर की बात की थी हमने। उसके बाद हमने बहुलकों का वर्गीकरण देखा था, जिसमें हमने बहुलकों के अलग अलग आधारों पर वर्गीकरण किया। जैसे हमने उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर हमने देखा, प्राकृतिक, अर्ध संश्लेषित और संश्लेषित रेशे। उसके बाद हमने ये देखा कि उनकी जो संरचना है किस प्रकार की है, भाई रेखीय है, शाखित है या क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स है। अब आगे एक और आधार पर बात करते हैं, उनकी जो आणविक संरचना या ऐसे कहूं कि उनके आणविक बलों के आधार पर किस प्रकार के अलग अलग प्रकार के बहुलक पाए जाते हैं, उनमें हम देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये वर्गीकरण का आधार है। भाई हम बहुलक बनाते क्यों हैं बेसिकली, कि मोनोमर इकाइयों में वह हमें भौतिक गुण प्राप्त नहीं होते जो पॉलीमर में प्राप्त होते। कि अगर जैसे मैं फॉर्मेल्डिहाइड और अगर मैं बात करूं फिनॉल की, तो इनके भौतिक गुण बिल्कुल अलग है और इनका जब पॉलीमराइजेशन करते हैं, बहुलकीकरण करते हैं, तो हम देखते हैं क्या निर्मित होता है, बेकेलाइट। अब बेकेलाइट की चाहे हम बात करें टेंसाइल स्ट्रेंथ की, चाहे हम उसके ताप दृढ़ गुणों की बात करें, चाहे हम उसके दूसरे भौतिक गुणों की बात करें, इंसुलेटिंग वगैरह ऐसे प्रॉपर्टीज की, तो कुल मिलाकर जब हम बात करते हैं कि बहुलकीकरण हुआ, तो वो मोनोमर जो थे उनके जो भौतिक गुण और बहुलक के भौतिक गुण यानी पॉलीमर के बहुलक जो इनके गुणों में बहुत अंतर होता है। और ये अंतर हम देखते हैं कि होता क्या है कि जो मोनोमर इकाइयां होती है, हमने बात की थी सहसंयोजी बंधों से जुड़े रहते, इनके अलावा भी इनमें कुछ भौतिक बंध, जैसे हम बात करते हैं हाइड्रोजन बंध या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन यानी द्विध्रुव अंतराकर्षण होता है, या फिर वांडरवॉल बंध की बात करते हैं। तो इनके मोनोमर इकाइयों के बीच में ऐसे बनने वाले जो बंध होते हैं सहसंयोजी बंध के अलावा, इन भौतिक बंधों के कारण उनके जो गुण होते हैं, भौतिक गुण, वे भी काफी प्रभावित होते हैं। और इस आधार पर हम 4 प्रकार के बहुलक देखते हैं। पहला इलास्टोमर। इलास्टोमर ऐसे बहुलक हैं जिनमें दुर्बल, भाई एकलक इकाइयों के बीच में दुर्बल आकर्षण बल होने के कारण ये अपेक्षाकृत इनके जो टेंसाइल स्ट्रेंथ या घनत्व वगैरह यानी जो भौतिक गुण होते हैं कम होते, या ऐसे कह सकते हैं भौतिक गुणों के आधार पर दृढ़ता वगैरह कम होती है। फिर अगर हम बात करें इनके बाद दूसरा फाइबर्स। फाइबर्स में अगर हम बात करें, जैसे इनके अंदर प्रबल वॉन्डरवॉल बंध और हाइड्रोजन बंध होने के कारण, भाई इसकी तुलना में इलास्टोमर की तुलना में ज्यादा ऐसे कह सकते हैं मजबूती से एकलक इकाइयां बंधी रहती है, यानी इनके जो भौतिक गुण ज्यादा अच्छे होते, दृढ़ता या हम बात करें घनत्व की या तनन सामर्थ्य की बात करें, गलनांक की बात करें, सभी उच्च होते, जिनके कारण हम देखते हैं कि ये बहुत ज्यादा अच्छी भौतिक गुणों को दर्शाते हैं, या ऐसे कह सकते हैं इनके भाई तनन सामर्थ्य वगैरह ये क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, दृढ़ होते। फिर इसके बाद हम बात करते हैं 2 और कैटेगरी, 4 मैंने बताए थे 4 प्रकार के बहुलक, उनमें से फिर 2 प्रकार देखते हैं। एक तो थर्मोप्लास्टिक और एक देखते हैं हम थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स ऐसे होते हैं जो एक निश्चित आकार में ढालने के बाद अगर हम उनको गर्म करें तो पिघलकर वापस उनको नए आकार में ढाल सकते हैं। जैसे पीवीसी की बात करें, ये पॉलीप्रोपाइलीन की बात करें, या अगर हम एथाइलिन की बात कर लेते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड है ही, यानी इनको एक बार किसी सांचे में ढालने के बाद दूसरी यानी गर्म करके पिघलाकर वापस नई आकृति में ढाल सकते हैं, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स कहलाते हैं। दूसरे होते हैं थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स, जिनको ताप दृढ़ बहुलक भी कहते हैं, जैसे बेकेलाइट, यूरिया, मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड और मेलामाइन जो ये बहुलक होता है या रेजिन होता है, टेरिलीन की बात करें, तो ये सभी ऐसे बहुलक हैं ताप दृढ़, एक बार किसी आकृति में ढाल दिया उसके बाद जल भले ही जाएंगे, पिघलते नहीं है। तो ये इनके आणविक
गुणों के आधार पर अलग अलग प्रकृति दर्शाने वाली ये 4 कैटेगरी। तो आगे हम बात करते हैं टॉपिक हमारा संश्लेषित रेशे मानव निर्मित संश्लेषित रेशे बहुलक पॉलीमर्स और हम विभिन्न प्रकार के आधार पढ़ रहे थे जिनके आधार पर हमने वर्गीकरण किया था। उनमें अगला आधार देखते हैं कि पॉलीमर्स के जो अणुओं के बीच, या ऐसे कह सकते हैं मॉलिक्यूलर फोर्स, जो आणविक बलों के आधार पर लिख सकते हैं। तीसरा आधार, पहले 2 हम बात कर चुके हैं, तीसरी बात कर रहा हूं कि आणविक बलों के आधार पर, मॉलिक्यूलर फोर्सेस के आधार पर इसमें देखते हैं, 2 लाइन लिखते हैं, फिर आगे बात करते हैं कि बहुलकों का निर्माण उनके विशिष्ट भौतिक एवं रासायनिक गुणों के लिए किया जाता है। इन बहुलकों में या इन बहुलकों की एकलक इकाइयां मोनोमर्स, एकलक इकाइयां या मोनोमर्स, एकलक इकाइयां या मोनोमर्स आपस में सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ी रहती हैं। कोवेलेंट बॉन्ड्स, ठीक है, सहसंयोजी बंध बोले तो कोवेलेंट बॉन्ड्स। द्वारा जुड़ी रहती हैं। इन रासायनिक बंधों के अलावा केमिकल बॉन्ड्स, ठीक है, अलावा बहुलक या बहुलकों पॉलीमर्स के अणुओं के बीच कुछ भौतिक बंध
भौतिक बंध, भौतिक बंध भी इनके भौतिक गुणों में वृद्धि करते हैं। हाइड्रोजन बंध, यानी ऐसे कौन कौन से बंध हैं जो इनमें बनते हैं और इनके भौतिक गुणों को प्रभावित करते हैं, वो लिख रहे हैं हम। हाइड्रोजन बंध, वंडरवॉल बंध, वंडरवॉल बंध तथा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, द्विध्रुव 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 अंतरक्रिया, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, के कारण इनके भौतिक गुणों में परिवर्तन देखा जाता है। परिवर्तन देखा जाता है। ठीक है, तो अतः अपन कह सकते हैं कि आणविक बलों के आधार पर ये किस तरह से आणविक बल कैसे कैसे होते हैं, कौन कौन से होते हैं और किस प्रकार से इन आणविक बलों के कारण अलग अलग प्रकार के बहुलक हम देखते हैं। ठीक है, 4 कैटेगरी है, उनके बारे में लिख लेते हैं कि आणविक बलों के आधार पर ये बहुलक 4 प्रकार के आणविक बलों के आधार पर ये बहुलक 4 प्रकार के, यह 4 प्रकार के बहुलक कौन कौन से, उनकी बात करते हैं। इलास्टोमर्स, फाइबर्स, रेशेदार, थर्मोप्लास्टिक, या इन्हें ताप सुनम्य बहुलक भी कह देते हैं। और डी हो जाएगा थर्मोसेटिंग, ताप दृढ़ बहुलक, थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स,
ताप दृढ़ बहुलक। चलिए इनकी की करके बात करते हैं अब और इनके उदाहरण भी देखते हैं। सबसे पहले इलास्टोमर्स। सबसे पहले कैटेगरी में हम देखते हैं इलास्टोमर्स। ये इलास्टोमर्स की अगर हम बात करें तो वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, दुर्बल आणविक बल पाए जाते हैं, ठीक है। और इनके कारण हम देखते हैं इनमें खिंचाव वगैरह बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो लिख सकते हैं इनमें खिंचाव वगैरह, जैसे हम बात करते हैं कि जो इनकी ओरिजिनल आकृति या ओरिजिनल जो आकार होता है उससे लगभग 10 गुना तक हम इनको स्ट्रेच कर सकते हैं। स्ट्रेचिंग इनमें पाई जाती है इलास्टोमर्स में, ठीक है। इलास्टिक गुण पाए जाते हैं। लिख सकते हैं इसमें कि इन बहुलकों में दुर्बल आणविक बल या दुर्बल आणविक बलों के प्रभाव में एकलक इकाइयां के प्रभाव में एकलक इकाइयां इस प्रकार जुड़ी होती हैं कि इस प्रकार जुड़ी रहती हैं कि इन्हें इलास्टिक की तरह खींचा जा सकता है, तथा क्रॉस लिंकिंग के कारण, भाई पॉलीमर जो ये है मोनोमर इकाइयां इस तरह से जुड़ी हुई है, भाई दुर्बल आणविक बल है, खींच सकते हैं इनको, स्ट्रेच कर सकते हैं, लेकिन क्रॉस लिंकिंग के कारण जब जैसे इनको छोड़ते हैं वापस ये ओरिजिनल पोजीशन में भी आ जाते हैं। तो लिख सकते हैं तथा क्रॉस लिंकिंग के कारण ये पुनः अपने प्रारंभिक आकार को प्राप्त भी कर लेते हैं। प्रारंभिक आकार को या प्रारंभिक आकार में आ जाते हैं। पुनः प्रारंभिक आकार में आ जाएंगे छोड़ते ही, ठीक है। तो ऐसे कौन से बहुलक होते हैं या ऐसे कौन से कोई फाइबर्स या आपको याद आ रहे हो दिमाग में, भाई खींचने पर फैल जाए और छोड़ते ही वापस नॉर्मल कंडीशन में आ जाए? रबर। फिर सीधा सा ऐसा एग्जाम्पल, इलास्टोमर का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? रबर। अब उसमें हम कृत्रिम रबर की भी बात कर सकते हैं, उसमें प्राकृतिक रबर की भी बात कर सकते हैं। और जब उस रबर में हम सल्फर मिलाकर उसका वल्कनीकरण कर देते हैं तो वल्कनाइज रबर। तो ये जो रबर सारे हैं, ठीक है, ध्यान रखना, जो रबर हैं चाहे प्राकृतिक चाहे कृत्रिम, संश्लेषित रबर
चाहे हम वल्कनीकृत रबर की बात करें, सभी किस में आएंगे, इन इलास्टोमर्स में आएंगे। इलास्टिक होते हैं, ठीक है, खींचो छोड़ो वापस ओरिजिनल कंडीशन में। तो एग्जाम्पल इनके लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में लिख लेंगे प्राकृतिक रबर कौन सा होता है। अब देखो ये चीजें पढ़ा दी गई है। प्राकृतिक रबर बोले तो ब्यूना रबर, ठीक है, 1,3-ब्यूटाडाइईन प्राकृतिक रबर। और इस 1,3-ब्यूटाडाइईन के साथ हमने जब स्टाइरिन को मिला दिया तो SBr या ब्यूना S रबर बनता है, ठीक है। ब्यूना N रबर भी तो होता है। क्लोरोप्रीन क्या होता है, नियोप्रीन क्या होता है, आइसोप्रीन क्या होता है, ये सभी रबर से संबंधित यौगिक हैं। बहुलकों में हमें आगे जब रबर पढ़ेंगे तब उसकी भी बात करेंगे, ठीक है। तो अभी यहां पर मैं लिख रहा हूं प्राकृतिक रबर, संश्लेषित रबर, SBr, स्टाइरिन ब्यूटाडाइईन। अच्छा, स्टाइरिन और ब्यूटाडाइईन का जो इनमें कंपोजिशन होता है 1:3 में होता है, ठीक है। ध्यान रखना, स्टाइरिन 25% जबकि 75% ब्यूटाडाइईन होता है, ये भी ध्यान रखना। आगे बात करते हैं संश्लेषित रबर, और वल्कनीकृत रबर भी इसी में आएगा। वल्कनीकृत रबर, ये सभी इलास्टोमर्स के उदाहरण हैं, ठीक है। तो आणविक बलों के आधार पर 4 प्रकार के बहुलक, पहला हमने देखा इलास्टोमर, दूसरा हम देखते हैं फाइबर्स। ये फाइबर्स क्या होते हैं भाई, फाइबर्स में क्या होगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन और हाइड्रोजन बंधों के कारण ये जो मोनोमर इकाइयां टाइटली एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती हैं, जिनके कारण इन रेशेदार ऐसे बहुलक जो होते हैं, जैसे हम बात करें नायलॉन 6 की, जैसे मैं बात करूं अगर पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल की, तो ये सभी ऐसे बहुलक हैं जिनमें अत्यधिक खिंचाव या तनन सामर्थ्य पाया जाता है, दृढ़ होते, ठीक है। और ऐसे हम देखते हैं कि इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, भौतिक गुण, इलास्टोमर्स की तुलना में काफी अच्छी होती हैं। तो इलास्टोमर्स के बाद हम बात कर सकते हैं कि फाइबर्स, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा हाइड्रोजन बंध और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से, ठीक है। तो अगला उदाहरण हम लिखते हैं, ए के बाद बी, फाइबर्स, या रेशेदार बहुलक, इसमें लिख सकते हैं कि इनमें प्रबल अंतराणुक बल, अंतराणुक बल, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या अंतराण्विक बल लिख लो ना, अंतर आणविक बल या बल जैसे, भाई वैसे तो देखा जाए हाइड्रोजन बॉन्ड कोई इतना भी स्ट्रांग नहीं होता, लेकिन हाँ इन पॉलीमर्स के रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इनमें प्रबल अंतराण्विक बल जैसे हाइड्रोजन बंध, कॉमा, द्विध्रुव 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 अंतरक्रिया के कारण
ये बहुलक उच्च गलनांक, हाई मेल्टिंग पॉइंट, उच्च तनन सामर्थ्य, उच्च तनन सामर्थ्य दर्शाते हैं। ठीक है, दर्शाते हैं। उदाहरण लिख सकते हैं, एग्जाम्पल हो जाएंगे। नायलॉन 6 पॉलिएस्टर, जिसमें आपके टेरिलीन या डेक्रोन, ठीक है, और भी देखते हैं पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, ये ऐसे बहुलक, रेशेदार बहुलक या फाइबर्स के रूप में दूसरी कैटेगरी हमने देखी। ए देखा इलास्टोमर्स, बी कर देते हैं इसको, ठीक है। बी, ये फाइबर्स या रेशेदार बहुलक की हमने बात की कि प्रबल अंतराणु बल होने के कारण, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड या डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से, ठीक है, ये रेशे बनाते हैं और थ्रेड लाइक यानी लंबे लंबे रेशेदार संरचनाएं दिखाई देती है, ठीक है। और पॉलिएस्टर, नायलॉन और पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल जो है, ठीक है, ये इस प्रकार के ऐसे बहुलक हम देखते हैं। फाइबर्स या इलास्टोमर के बाद जो सेकेंड कैटेगरी हमने देखी, ये, ठीक है, रेखीय संरचना दर्शाते हैं। जैसे हमने ये भी बात की थी, रेखित होता है 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल पॉलीमर्स की बात की थी। ये जो होते रेखीय संरचनाएं दर्शाते हैं, रेशों के रूप में होते, इसीलिए हम इनको फाइबर्स या रेशेदार बहुलक कहते हैं। लिख लेते एक लाइन इसमें कि ये रेखीय बहुलक के रूप में, लीनियर पॉलीमर्स, रेखीय बहुलक या लीनियर पॉलीमर्स के रूप में रेशेदार फाइब्रस संरचना दर्शाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद तीसरी कैटेगरी देखते हैं, थर्मोप्लास्टिक्स। थर्मोप्लास्टिक थर्मोप्लास्टिक्स में अगर मैं बात करूं कि किस प्रकार के बहुलक हैं, तो ध्यान रखना, नरम होते हैं या ऐसे कह सकते हैं सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, सॉफ्ट होते हैं और एक बार किसी अगर आकृति में इनको ढाल दिया तो दोबारा वापस किसी नई आकृति में इनको नहीं ढाला जा सकता। ये क्या कहलाते हैं? थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स या थर्मोप्लास्टिक बहुलक। जैसे हम बात करें पीवीसी की, पॉलीविनाइल क्लोराइड की बात करें, या पॉलीइथाइलिन की बात करें, या पॉलीप्रोपाइलिन की बात करें, ये सभी ऐसे बहुलक हैं कि एक बार जैसे इनको किसी आकृति में ढाल दिया तो नई आकृति में भी इनको वापस डाल सकते हैं। कैसे? थोड़ा सा गर्म करो, पिघल जाएंगे और नई आकृति में ढाल सकते हैं।
लेकिन अगर इनकी बात करें थर्मोप्लास्टिक्स की, इनकी तुलना, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, ताप सुनम्य बहुलक भी कहते हैं। ठीक है, इनके बारे में लिख सकते हैं कि ये बहुलक ताप सुनम्य बहुलक हैं, क्योंकि एक बार किसी आकार में ढालने के बाद इन्हें गर्म करके पिघलाया जा सकता है। तथा किसी नए आकार में ढाल सकते हैं, यानी ताप मिलते ही सुनम्य फ्लेक्सिबल हो गए, पिघल गए, किसी नए आकार में ढाल सकते हैं। मोल्ड कर सकते हैं भाई, ठीक है, मोल्डिंग कर सकते हैं इनकी। एक बार ऐसे नहीं कि फिक्स हो गए, जैसे बेकेलाइट या ताप दृढ़ बहुलक आगे पढ़ेंगे वो ऐसे हैं, एक बार अगर फिक्स हो गए तो अब उनको आप चेंज नहीं कर सकते, कुछ भी कर लो। तो ये इस तरह से ऐसे थर्मोप्लास्टिक, अगर हम बहुलकों की बात करें तो इसमें पीवीसी वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, इजीली मोल्ड कर सकते हैं, जैसे हमने बताया हीट की सहायता से। ठीक, और अगर हम बात करें कि इनमें अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात करें तो फाइबर्स से तो कम, लेकिन इलास्टोमर से ज्यादा इनमें अंतराण्विक बलों की प्रबलता की बात करें तो पाया जाता है। ठीक है, तो लिख सकते हैं इसमें कि इधर ही लिख लें, इसके नीचे ही इनमें फाइबर्स की तुलना में या फाइबर्स से दुर्बल व इलास्टोमर्स से प्रबल अंतराण्विक बल पाए जाते हैं। अंतराण्विक बल पाए जाते हैं। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक की भी हमने बात की, इसके उदाहरण देख लें थर्मोप्लास्टिक्स के, जैसे पीवीसी, पॉलीथाइलीन, वहीं से आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। एग्जाम्पल, थर्मोप्लास्टिक्स के एग्जाम्पल लिखवा रहा हूं, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीथाइलीन, और भी बात कर सकते हैं। पॉलीथाइलीन के बाद टेफ्लॉन भी इसी में आ जाएगा, आदि।
आदि। ठीक है, ये आपके थर्मोप्लास्टिक बहुलकों की बात हुई। और चौथी कैटेगरी आ जाएगी जिसमें हम बात करते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ताप दृढ़ बहुलक। थर्मोसेटिंग बहुलक, ठीक है, थर्मोसेटिंग बात करें इसमें तो थर्मोसेटिंग बहुलक जैसे थर्मोप्लास्टिक के टाइम बताया, ताप दृढ़ होते ही एक बार इनको किसी निश्चित आकार में ढाल दिया तो दोबारा इन्हें पिघलाकर किसी नए आकार में नहीं ढाल सकते। लिख लेते हैं कि इन बहुलकों या इसमें एक और चीज ऐड कर ही देता हूं लगे हाथ, त्रिविमीय, इन त्रिविमीय बहुलकों, 3 डायमेंशनल संरचना भी बता दी है मैंने। ठीक है, इन त्रिविमीय बहुलकों को ताप दृढ़ थर्मोरिजिड प्लास्टिक, ताप दृढ़ बहुलक भी कहते हैं। भी कहते हैं। इन त्रिविमीय बहुलकों को ताप दृढ़ बहुलक भी कहते हैं क्योंकि एक बार किसी निश्चित आकृति में ढालने देने के बाद इन्हें गर्म करके पिघलाया नहीं जा सकता। पिघलाया नहीं जा सकता है। नहीं जा सकता। ठीक है, क्रॉस लिंकिंग जैसे इस तरह से दृढ़ बंधन के कारण ये इस तरह से टूट भले ही जाएंगे, जल भले ही जाएंगे, पिघलेंगे नहीं। ठीक है, और बात करें इसमें उदाहरण की, जैसे बेकेलाइट, बेकेलाइट टेरिलीन भी इसी में आता है। पॉलिएस्टर में भी देखा था हमने, और तापीय गुणों के आधार पर टेरिलीन को इसमें भी रखते हैं। और बात करें टेरिलीन, बेकेलाइट, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, रेजिन, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, और मेलामाइन, मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड में मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, ये इनके उदाहरण हो गए। ठीक है, ये हमने इन
इनके उदाहरणों की भी बात की, और जैसे मैंने बताया आणविक बलों के आधार पर ये 4 प्रकार के बहुलक, इलास्टोमर्स, रेशेदार, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग बहुलक, तो इनके उदाहरण भी ध्यान रखें। कई बार ऐसे पूछ लेते हैं कि निम्नलिखित में से ताप दृढ़ बहुलक है, निम्नलिखित में से ताप सुनम्य बहुलक है, या इलास्टोमर्स का उदाहरण है। ठीक है, ये आपको 3 एग्जाम्पल दे देंगे, जैसे नायलॉन, पीवीसी और एक दे दिया प्राकृतिक रबर या ब्यूना रबर। तीनों में से इनकी दृढ़ता के क्रम में या इनके कह सकते हैं तनन सामर्थ्य के क्रम में जचाएं, इस तरह से भी पूछ सकते हैं। तो ध्यान रखना, यहाँ जो 3 उदाहरण बताए मैंने, एक तो बताया इलास्टोमर का ब्यूना रबर, एक बताया मैंने आपको रेशे का जिसमें हमने नायलॉन की बात की, और एक मैंने बताया जो आपको पीवीसी या कोई भी थर्मोप्लास्टिक ले लो। तो हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा सामर्थ्य होता है किनका, जो फाइबर्स होते हैं उनका, उससे कम थर्मोप्लास्टिक्स का, और सबसे कम किसका है, इलास्टोमर्स का। इनके अलावा हमने ये ताप दृढ़ बहुलक या थर्मोसेटिंग बहुलकों की भी बात की कि किस तरह से ये अलग अलग प्रकार के ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं कि एक नोट यहां पर और लिखते हैं कि जो कुछ ये थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं, ठीक है, थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं, वे सामान्यतः अगर हम देखते हैं इतने सॉफ्ट नहीं होते, थोड़े से दृढ़ होते हैं। जैसे पीवीसी की बात करूं, अगर वो पिघली हुई अवस्था में तो भी काफी दृढ़ होता है। इनको फ्लेक्सिबल बनाने के लिए इनमें प्लास्टिसाइजर्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये बहुलक हमने पढ़ लिए कि कौन कौन से इस तरह के बहुलक है। फिर यहां पर नोट करके एक चीज लिखना जरूरी है जो कि थर्मोप्लास्टिक से संबंधित है, प्लास्टिकारक या इन्हें प्लास्टिसाइजर्स, प्लास्टिक कारक या प्लास्टिसाइजर्स कहते हैं। क्या है देखना, ये ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें थर्मोप्लास्टिक बहुलकों का निर्माण करते समय उनमें मिलाया जाता है, ठीक है, ताकि वो उनको सुनम्य यानी फ्लेक्सिबल बना सके। पीवीसी वायर हम देखते हैं फ्लेक्सिबल होता है, मोड़ लो कर लो इधर उधर किस तरह से भले ही आपस में गांठ दे दो, वो टूटता नहीं है, ब्रिटल नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे जो बहुलकों में प्लास्टिक गुणों का या प्लास्टिक गुणों की वृद्धि करने के लिए प्लास्टिसाइजर्स मिलाए जाते हैं। लिख सकते हैं कि थर्मोप्लास्टिक बहुलकों में को सॉफ्ट यानी नरम बनाने, उनके प्लास्टिक गुणों में वृद्धि करने हेतु, फ्लेक्सिबिलिटी, प्लास्टिक गुणों में वृद्धि करने हेतु उनमें प्लास्टिसाइजर्स या प्लास्टिक कारक पदार्थ मिलाए जाते हैं। मिलाए जाते हैं जैसे डाईमेथिल या डाइब्यूटिल
थैलेट, थैलेट, ठीक है। ये प्लास्टिसाइजर्स, वैसे एन डाइब्यूटिल थैलेट होता है, हमने डाइब्यूटिल थैलेट लिखा। प्लास्टिसाइजर है जो इसके प्लास्टिक के गुणों में वृद्धि करता है, ठीक है। एन ब्यूटिल लिख लो, डाइब्यूटिल की बजाय एन ब्यूटिल लिख लेते हैं, ठीक है। एन ब्यूटिल थैलेट, डाइब्यूटिल की बजाय एन ब्यूटिल थैलेट, एन ब्यूटिल थैलेट, ये इनके प्लास्टिक गुणों में अभिवृद्धि करता है, फ्लेक्सिबल बनाता है, नर्म बनाता है, ठीक है। तो एन ब्यूटिल थैलेट ऐसा एक प्लास्टिसाइजर है। इसके अलावा भी हम देखते हैं ऑक्टिल थैलेट हो गया या सल्फोनिल क्लोराइड हो गए, ठीक है। ग्लिसरॉल, कैम्फर वगैरह भी, और भी ऐसे लिख सकते हैं, ब्यूटिल, ऑक्टिल थैलेट, एल्किल सल्फोनेट, और भी देख सकते हैं कपूर या कैम्फर, ग्लिसरॉल आदि। आदि ये ब्यूटिल थैलेट, ऑक्टिल थैलेट, एल्किल सल्फोनेट, ये प्लास्टिसाइजर्स हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार के पदार्थों का प्रयोग हम करते हैं प्लास्टिसाइजर के रूप में, ठीक है। ग्लिसरॉल, कैम्फर भी इसमें आ जाएंगे, और एल्किल सल्फोनेट इनको, या फिर इनको एल्केन सल्फोनिल क्लोराइड कह दो, एल्केन सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक है। सल्फोनेट लवण वैसे हम देखते हैं जब साबुन निर्माण वगैरह बात करते हैं, सोप फॉर्मेशन, उसमें भी हम, या सॉरी बहुलक, वो जो अपमार्जक है उनके निर्माण में हम सल्फोनेट लवण वगैरह देखते हैं, ठीक है। तो ये हमने प्लास्टिसाइजर्स की भी बात की, और ये जो वर्गीकरण था हमने अलग अलग आधारों पर किया, ये वर्गीकरण होता है पूरा। अब बात करते हैं एक और ऐसे ही बहुलक की, जिसमें बात करेंगे हम रबर की। प्राकृतिक रबर हमें, जो हमने बात भी की थी कि ब्यूना रबर जो होता है, प्राकृतिक रबर हमें वृक्षों से प्राप्त होता है, बिल्कुल रेजिन के रूप में गाढ़ा, ठीक है, अत्यधिक खिंचाव के युक्त, बिल्कुल पेड़ों से जब प्राप्त होता है बिल्कुल मिल्की यानी गाढ़े दूध के समान दिखाई देता है, सूखने पर गाढ़े रंग का हो जाता है, ठीक है, और सूखने पर ये बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो जाता है, यानी काफी तंदन सामर्थ्य होता है। फिर इसके गुणों में हम परिवर्तन करते हैं, क्योंकि एज इट इज उसी प्राकृतिक रबर को अगर हम देखते हैं तो वह हमारे किसी काम का नहीं था। जब हम प्राकृतिक रबर में सल्फर मिलाकर उसके जो भौतिक गुण होते हैं, तनन सामर्थ्य वगैरह, या उनके ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम उसमें सल्फर मिलाते हैं, और इसे कहते हैं रबर का वल्कनीकरण या वल्कनाइजेशन कहते हैं। चार्ल्स गुडईयर ने ये वल्कनीकरण के बारे में बताया। इस प्राकृतिक रबर के अलावा और भी कई कृत्रिम या संश्लेषित रबर की भी हम बात करते हैं, जैसे क्लोरोप्रीन, जो नियोप्रीन, या ब्यूना एन रबर की बात करें, ब्यूना एस रबर की बात करें, थायोकोल की बात करें, ये सभी कृत्रिम रबर यानी सिंथेटिक रबर की श्रेणी में आते हैं। तो आगे हम बात करने जा रहे हैं रबर की। ये बहुलकों में ही वैसे प्राकृतिक बहुलक है, लेकिन कई बार ये रबर, चूंकि इसी के ही हम अलग उत्पाद देखते हैं कृत्रिम रबर, तो वह भी रेशे बहुलक में हमें वह भी पढ़ना पड़ता है। तो लिखते हैं रबर
रबर की बात करते हैं, इसमें रबर के गुणों के बारे में, वृक्षों से प्राप्त होने वाला रबर किस प्रकार का होता है, किस रूप में होता है। ठीक है, तो लिख सकते हैं कि रबर क्या एक प्रकार का पॉलीमर यानी बहुलक है, जो कि अपने ओरिजिनल लेंथ, शेप, साइज में खींचने पर, यानी ये भी इलास्टोमर नेचर का होता है। तो लिखते हैं कि रबर इलास्टोमर, रबर इलास्टोमर श्रेणी का बहुलक है, बहुलक है जो बाह्य बल के प्रभाव में विकृति दर्शाता है तथा अपने इलास्टिक गुण के कारण पुनः प्रारंभिक अवस्था प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो ये रबर की हमने बात की, क्या है क्या रबर। आगे बात करते हैं रबर हमें प्राकृतिक रूप से रबर वृक्ष से मिलता है, प्राकृतिक रूप से रबर वृक्ष से प्राप्त होता है, जो कि अत्यधिक नरम, इलास्टिक होता है। कृत्रिम या संश्लेषित रबर अच्छा, इसका ब्रैकेट में लिख लेते हैं ब्यूना रबर। कृत्रिम या संश्लेषित रबर को बहुलकीकरण द्वारा निर्मित करते हैं या बनाते हैं, जैसे SBR या स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर या ब्यूना एस रबर। और बात कर सकते हैं इसमें ब्यूना एस रबर के बाद ब्यूना एन रबर, थायोकॉल आदि। तो रबर प्राकृतिक कौन से हैं, कृत्रिम कौन से हैं, अलग अलग हमने इनके उदाहरण भी देखे। और अब इन रबर को एक एक करके अगर हम इनकी बात करें कि कैसे कैसे रबर होते हैं या इनके गुणों की बात करेंगे, नेचुरल और
कृत्रिम रबर की, तो उनमें तुलना करते हुए उनका अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से रबर के बारे में और भी बात, प्राकृतिक और कृत्रिम को और इनके बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद जो दूसरे टॉपिक जैसे सीमेंट, अपमार्जक, साबुन वगैरह उनकी बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो बाकी रिमेनिंग बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।